हेलो बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यूएलजी के बारे में बताया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। यूएलजी का क्या कंसेप्ट था, क्या कहता है यूएलजी, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट वहां पे आपको दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। इस एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। फिर सीखेंगे वेरिएशंस इन जी, जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कैसे अर्थ पे भी चेंज होता है। और फिर सीखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जी के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था यूएलजी, क्योंकि जब तक आपको यूएलजी का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको स्मॉल जी की वैल्यू पता नहीं लगेगा। तो सीखते हैं पहले यूएलजी। ये रहा आपके पास यूएलजी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान से समझते चलिए बातों को। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये इसके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, तो ये जो है दोनों के सेंटर से हम लोग लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो m1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा और m2 जो है इस पे फोर्स लगाएगा। ध्यान से समझिए, m1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब F1 लगाएगा, तो m2 जो है इस पे फोर्स लगाएगा F2। तो F1 की जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो F1 की जो वैल्यू आएगा G m1 m2 बटा r² आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो F2 की जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास G m1 m2 बटा r²। क्योंकि न्यूटन्स के थर्ड लॉ में ये बात आपको बताया गया था कि ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स m2 इस पे लगाएगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, मतलब F1 बराबर F2, ये बात हमने पढ़ लिया था। मगर दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, डायरेक्शंस अपोजिट होगा। मगर इसी चीज के बारे में और अच्छे से समझते हैं। न्यूटन्स ने अपने सेकंड लॉ में कहा था कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि ये m1 जो है m2 पे फोर्स लगाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, और यदि m2 जो है इस पे फोर्स लगाएगा तो इसमें भी एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर लगा रहा है और ये जो फोर्स लगा रहा है अपनी ओर लगा रहा है, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो हम सीखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। पहले वर्ड्स को सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए F1 ने फोर्स लगाया m2 पे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ F1 की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? m2 इंटू a2 होगा। समझिए, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? m2 इंटू, क्योंकि इसने फोर्स लगाया है तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। ये इसकी ओर खींचा हुआ चला आएगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है। ये इधर, ये जो फोर्स लगा रहा है वो ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर। तो यहां से a2 की वैल्यू क्या आएगा सोचा जाए तो a2 की जो वैल्यू आएगा वो आएगा F1 अपॉन m2। क्या इतनी बात से सहमत है? ध्यान से देखिए, सहमत होंगे। इसी प्रकार से ये तो था कि सर F1 फोर्स लगाया तो F2 भी तो फोर्स लगाएगा, तो F2 फोर्स कितना लगाएगा सोचा जाए। मैं यहां पे लिख रहा हूं F2 कितना फोर्स लगाएगा, तो F2 जो फोर्स लगाएगा, दिस वन इज द F2, ये फोर्स लगाएगा m1, तो m1 इंटू a1। अब बात करते हैं हम लोग a1 की वैल्यू, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? F2 अपॉन m1। ध्यान से देखिए, a2 F1 अपॉन m2 हो गया और a1 क्या हो गया? F2 अपॉन m1 हो गया। उल्टा हो रहा है, ध्यान से समझिए। हाँ, यहाँ पे मास m2 हो रहा है, यहाँ पे मास m1 हो जा रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये फोर्स इस पे लगाएगा, तो बेटा कहने का अर्थ ये है कि इसका मास कंसीडर्स नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझते हैं, F1 जो है ये F1 है, ये इस पे फोर्स लगाया है,
तो जब इस पे फोर्स लगाया है तो इसका मास कंसीडर नहीं हुआ है, और इसने जब फोर्स इस पे लगाया है तो देखिए किसका मास कंसीडर हुआ, सेकंड वाला में इसका मास कंसीडर नहीं हुआ। मतलब कहने करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा उसका मास कंसीडर होगा, और जिस पे फोर्स लगाएगा उसका मास कंसीडर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं हूं एक इंसान और एक इंसान आप है, आप मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और मैं आपके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मगर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो आप में एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और आप जब फोर्स लगाओगे तो मेरे में भी एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि F1 बराबर m2 इंटू A2, तो A2 की वैल्यू मैंने निकाला तो F1 अपॉन m2 कर दिया। सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालेंगे तो F2 अपॉन m1 कर देंगे। अब सोचा जाए F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से एक और ले लेते हैं, हम आपको एक और स्लाइड्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्लियरिफाई करते चलेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते चला जाएगा। जैसे मैंने अभी निकाला क्या था अपने पास, A2 की वैल्यू था, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको A2 निकाला तो A2 की वैल्यू क्या आया था बताएं, A2 की वैल्यू क्या आया था, A2 की जो वैल्यू आया था वो आया था F1 अपॉन m1। देखिए यही आया था, देखिए F1 अपॉन m2, सॉरी F1 अपॉन m2 आया था, वो डाटा हट गया यहाँ इसलिए तो दिक्कत कर रहा है आपको, m2 आया था। चलिए, और A1 की जो वैल्यू निकाला था वो A1 की वैल्यू कितना आया था, F2 अपॉन m1। अब सोचा जाए A2 की वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, हमने निकाला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट से, G m1 m2 बटा r स्क्वायर, और इसको डिवाइड किससे करना है, m2 से, मतलब ये m2 की वैल्यू नीचे हो जाएगा। यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, G m1 m2 बटा r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। अब देखिए m1 से m1 मर जाएगा, m2 से m2 मर जाएगा, मतलब A2 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, G m1 बटा r स्क्वायर, और यहाँ पे A1 की जो वैल्यू होगा वो होगा G m2 बटा r स्क्वायर। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा केस और हम लोग सोचते हैं, नेक्स्ट केस और सोचते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये बॉल है जिसका मास 2m है, और ये दूसरा बॉल है जिसका मास m है, और इन दोनों के बीच का जो रेडियस है वो r है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये मान लीजिए कि ये फोर्स इस पे लगा रहा है F1, और ये फोर्स इस पे लगा रहा है F2। तो F1 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो F1 बराबर F2 है, और सोचा जाए ये तो अपने पास फॉर्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 m2 बटा r स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है अपने पास, 2m है, तो ये लिखा गया, ये लिखा जाएगा, ऐसे लिखते हैं G2m, और m2 की वैल्यू क्या है, m है, और बटा r स्क्वायर है। तो ये आ गया आपके पास F1 और F2 की वैल्यू। अब ये इसमें फोर्स लगाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। मान लीजिए इसमें एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ वो अपना A2 हो गया, सोच कर देखिए A2 हो गया, तो F1 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका कंसीडर होगा और एक्सेलरेशन इसका कंसीडर होगा। जब A2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, F1 अपॉन m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, F1 की वैल्यू है G2m m बटा r स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो m से m क्या हो गया, मर गया, क्या आ गया, देखिए गौर से क्या आ रहा है अपने पास आ रहा है G2m बटा r स्क्वायर। कहने का अर्थ ये है कि जब इसमें एक्सेलरेशंस की बात होगी तो मास किसका कंसीडर होगा, मास इसका कंसीडर होगा, है ना। देखिए एक मिनट, r स्क्वायर और डिवाइड किया m से, तो m से m मर गया, G2m बटा r स्क्वायर। यस, जब इसकी एक्सेलरेशंस की बात होगी तो मास इसका कंसीडर होगा, और इसकी एक्सेलरेशंस की बात होगी कि मतलब ये जो फोर्स लगाया जिसके कारण इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो गया तो मास इसका कंसीडर होगा। तो ये बातें थी आपको समझाने का, मतलब इसी ए को हम लोग ना जी से बातें करेंगे, यही आपका ग्रेविटी होता है जिसको हम लोग एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब इसी केस को हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक और स्लाइड लेकर के। जैसे मान लीजिए, सिंपल एक बातें मान लेते हैं कि जैसे ये है अपनी धरती माता, अर्थ, और अर्थ का रेडियस सेंटर से हमने लिया तो सेंटर से रेडियस है अपने पास r।
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास है m और ये अपने पास अर्थ का मास है कैपिटल M और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो r है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ये जो धरती माता है इस पे फोर्स लगाएगी और ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा। तो गौर से समझते हैं कि इनका फोर्स और इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फोर्स जो होगा, मान लीजिए कि ये जो फोर्स लगा रहा है ये F1 लगा रहा है और ये जो फोर्स लगा रहा है वो F2 लगा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग F1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ से आपने पढ़ा था कि फोर्स जो होता है वो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है। मतलब F1 और F2 दोनों की वैल्यू जो आएगा वो G आएगा, M आएगा और बटा R स्क्वायर आएगा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। अब हुआ ऐसा कि इस फोर्स ने, अर्थ ने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया है, यानी F1 की जो वैल्यू होगा वो इस पे, इसका मास है m, तो इसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो A2 की वैल्यू यहां से क्या होगा, A2 बराबर आएगा F1 अपॉन m। अब सोचिए F1 की वैल्यू क्या है, G m बटा R स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा m, तो m से m मर जाएगा, क्या निकल गया अपने पास, G m बटा R स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि अर्थ जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो G m बटा R होगा स्क्वायर होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसके मास पे डिपेंडेंसी नहीं होगा। किसके मास पे डिपेंडेंसी होगा, इस पे डिपेंडेंसी होगा। फिर देखो दूसरे तरीके से सोचते हैं, F2 की वैल्यू निकालते हैं। सोचिए जरा, F2 की वैल्यू निकालते हैं। तो F2 की वैल्यू जब होगा तो F2 जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका मास और इसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ है मैंने उसको A1 से डिनोट कर दिया। तो F2 की जो वैल्यू होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो A1 की वैल्यू क्या होगा, A1 की वैल्यू होगा F2 अपॉन m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2? F2 की वैल्यू अगेन है G m बटा R स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल M से। तो M से M मर गया, यहाँ पे आएगा G m बटा R स्क्वायर। अब सोच कर देखा जाए G क्या है अपने पास, यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे हेनरी कैवेंडिश ने दिया था और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11। और ये हो गया अपने पास मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कितना बड़ा है वहां पे वैल्यू आप पुट कर दे, मैं भी दिखा दूंगा सारा। और ये है आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब इसकी वैल्यू को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपको न्यूमेरिकली आएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमेरिकली मतलब एक वैल्यू होल नंबर्स में नहीं आएगा। गौर से देखिए ये क्या है अपने पास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 500 kg हो सकता है, 1 क्विंटल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगा बहुत कम होता है। इसी कारण हम जो है धरती को नहीं खींच पाते हैं, धरती मुझे खींच लेता है। बिकॉज धरती जो फोर्स लगाता है, मेरे ऊपर फोर्स लगाता है और मेरे ऊपर जब फोर्स आता है तो मेरे पास एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। मैं उस एक्सेलरेशन से धरती की ओर खींचा हुआ चला जाता हूं। बिकॉज एक्सेलरेशन जो है धरती की मास पे डिपेंड होता है, मास ऑफ द अर्थ डिपेंडेंसी होता है। जैसे मैं मान लो उसे खींच रहा हूं, धरती को खींच रहा हूं, तो मैं जब धरती को खींचूंगा, अर्थ को जब खींचूंगा तो मास किसका कंसीडर होगा, मेरा मास कंसीडर होगा। और मेरा मास कितना है, बहुत छोटा है और बहुत छोटा होगा तो मैं उसे आसानी से नहीं खींच पाऊंगा। इसलिए इन चीज़ों को आप समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। ये वाला यहाँ ये स्लाइड्स और ये स्लाइड्स आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू निकलता क्या है, ए की वैल्यू कहता क्या है। इसी को हम लोग बोलते हैं जी। मतलब धरती जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, खींच रही है धरती, तो हम जो मास है वो एक एक्सेलरेशन से धरती की ओर चलाएगा। धरती की ओर जब चलाएगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसमें ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर नहीं होगा। किसका होगा, धरती का कंसीडर होगा, धरती माता का कंसीडर होगा। तो इसके बेस पे हम लोग और बातें करते रहेंगे। तो देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब धरती जो है किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जनरेट होता है और उस एक्सेलरेशन के कारण ऑब्जेक्ट नीचे की ओर खींच करके चला आता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। आप कह सकते हो कि सर ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये माइनस साइन हमेशा धरती जो है ना फोर्स जो लगाएगा अपनी ओर लगाता है, नीचे की ओर फोर्स लगाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लेते हैं। जी की वैल्यू ये हो जाता है ना 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसी चीज़ को फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको बिल्कुल क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक डाटा को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं जी की डेरिवेशंस कर रहा हूँ। जैसे ये डेरिवेशंस मैंने आपको करवा दिया। जैसे ये धरती माता है जिसका मास आपके पास m दिया हुआ है, ये और ये ऑब्जेक्ट्स का मास अपने पास, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m दिया हुआ है और रेडियस जो है दोनों के बीच में r है। देखिए यहाँ पे हम लोग रेडियस को इसलिए कंसीडर करते हैं कि धरती का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है और ऑब्जेक्ट जब इसके ऊपर रखा होगा तो कितना रखा होगा 10 मीटर 20 मीटर, तो बहुत बड़ा, मतलब वो बातें हो गई कि एक फील्ड में एक छोटा सा सरसों रखा हुआ है, या वो बातें हो गई कि एक समुंदर में एक बूंद पानी हो गई, तो इसके डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब f की वैल्यू निकालेंगे तो f की वैल्यू आएगा, आपको फार्मूला पता है कि जी m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब फार्मूला जब आप लगाएंगे तो जी m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का है, ये अर्थ का है और ये r स्क्वायर हो जाएगा। जब अपने को एक्सेलरेशंस निकालना होगा तो इसके फोर्स के कारण एक्सेलरेशंस इसमें जनरेट हुआ है, तो इसकी जो एक्सेलरेशंस की वैल्यू होगा वो F/m हो जाएगा। F की वैल्यू आप पुट कर दो जी m बटा r स्क्वायर और नीचे डिवाइड कैसे करना है, m से m मर जाएगा। देखिए m से m मर गया, क्या बच गया, जी m बटा r स्क्वायर। कहने का अर्थ है यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देना। मान लीजिए अर्थ का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ का निकालेंगे तो ये वाला मास किसका होगा, अर्थ का, रेडियस किसका होगा, अर्थ का, वैल्यू पुट किया जाए। मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, 6 इंटू 10 का पावर 24 kg होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 64 किलोमीटर्स होता है। 64 किलोमीटर्स को आप मीटर में बदल दें तो ये आपके पास मीटर्स में आ जाएगा और उसका स्क्वायरिंग करेंगे। जब इसको न्यूमेरिकली आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू आएगा 9.77, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी प्लैनेट्स के लिए आप ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप चले गए मून पे, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे मून पे जब जाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ जो लिखा है ये मास ऑफ द मून हो जाएगा और रेडियस किसका हो जाएगा, रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा। यदि किसी प्लैनेट पे चले गए तो प्लैनेट का मास कंसीडर होगा और प्लैनेट का रेडियस कंसीडरेशन होगा। अब आएगा सर ठीक है धरती माता ने मुझे खींच लिया, सर हम भी तो धरती माता को खींच रहे हैं, तो बेटा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए जरा। यहाँ पे जी की वैल्यू अपने पास 6.67 इंटू 10 का पावर -11 है और ये वाला वैल्यू कितना होगा आपका मान लीजिए 1 kg ना 2 kg होगा, मान लीजिए 100 kg होगा, लेट एज्यूम कीजिए 100 kg होगा, तो 100 kg हो जाएगा। और न्यूमेरिकली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशंस की जो वैल्यू आएगा वो बहुत लिटिल आएगा, 0.00 समथिंग से आएगा, मतलब अप्रॉक्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इसके बेस पे आप धरती को नहीं खींच सकते। इसलिए कहा जाता है कि बड़ा सा जो ऑब्जेक्ट्स होगा, मास जिसका बहुत ज़्यादा होगा, वो छोटे ऑब्जेक्ट को खींच लेगा। जैसे आप कभी गाड़ी वाड़ी से जा रहे हो देखना, और छोटे मोटे पतंगे उतंगे होते हैं, उसके कंपेयर में आपका बॉडी का मास बहुत ज़्यादा आता है, वो आकर के आपकी ओर खींचा चला आता है। क्या आप उसकी ओर खींचा चला जाते हैं क्या, नहीं चले जाते हैं, क्योंकि उसका मास जो होता है बहुत छोटा होता है। तो ये था आपके पास पूरा कंसेप्ट ड्राइविंग द फार्मूला ऑफ स्मॉल जी का। मतलब कहने का अर्थ है कि मैं यदि धरती पे हूँ, मैं थोड़ा बहुत जंप करता हूँ तो धरती मुझे अपनी ओर खींच लेता है, और इसमें जब वो खींचता है तो मेरे में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। उसकी जो वैल्यू होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो डिपेंड करता है जी इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ पे। मतलब मेरे में एक्सेलरेशन जनरेट होगा तो मेरा मास कंसीडर नहीं होगा, आप में यदि एक्सेलरेशन जनरेट होगा तो आपका मास कंसीडर नहीं होगा। ये चीज़ था आपके पास। देखिए एक न्यूमेरिकल्स को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल को देखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लैनेट ऑफ मास हाफ दैट ऑफ द अर्थ। मतलब एक प्लैनेट का मास जो है अर्थ के मास का हाफ है और रेडियस जो है वो ट्वाइस है, रेडियस बड़ा है।
तो ये पूछ रहा है उस प्लैनेट्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो अर्थ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, G बराबर GM/r²। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया है। अब हमें प्लैनेट पे निकालना है, तो G की जगह क्या हो जाएगा, GP हो जाएगा। ये G की जो वैल्यू होता है यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये G की वैल्यू यहाँ पे रह जाएगा। मास क्या कहता है, मास को आधा कर दिया, m/2 कर दिया, पहले मास m था अब m/2 हो जाएगा। और रेडियस क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 2r लिख लेंगे, और 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2r स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो 4r² हो जाएगा, और 4r² को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8r² हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू को देखें आप, Gm यहाँ पे दिया है, Gm/r² जो है वो किसकी वैल्यू है, अर्थ की वैल्यू है। तो प्लैनेट्स की जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, GE/8 हो जाएगा, बिकॉज Gm/r² को हम लोग क्या बोलते हैं, G पूछते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कंडीशंस रहा तो उस प्लैनेट्स पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको G की वैल्यू पता है, G की वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। आप चाहें तो 9.8 की जगह 10 रख लें, तो GP की वैल्यू निकालना होगा तो आप 10 यहाँ पे लग दीजिएगा और 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 1.25 मीटर 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये भी आ सकता है। तो ये डिपेंडेंसी करता है कि न्यूमेरिकल्स का टाइप कैसा है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। पहले हम इतना को क्लियरिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास धरती माता है, धरती माता, और इसका मास अपने पास कैपिटल M है, और ये ऑब्जेक्ट्स है जिसका मास अभी अपने पास M है। अगेन यहाँ पे धरती माता है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास अपने पास 5m है। कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शंस ऑफ देयर मास, मतलब मास पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ULG की बात कर रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पे जब आप निकालेंगे वैल्यू F की, तो F की वैल्यू जो आएगा वो G आएगा, M आएगा और बटा r² आएगा। यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आएगा, इसको बना ले आप F1, इसको बना ले F2, तो F2 की जो वैल्यू आएगा G आएगा, M आएगा इंटू 5m आएगा अपॉन r² आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये आपके पास धरती माता है तो इसकी मास m रहेगा, रेडियस आपका r ही रहेगा। मान लीजिए कि ये आपके पास 10m है, ऐसा बना लेते हैं 10m है। तो यहाँ पे जब फोर्स निकालेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, G आएगा, मास ऑफ द अर्थ आएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आएगा 10m आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा r² आएगा। तो जब सबकी वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर F1 आया Gm/r², यहाँ पे जो आया आपके पास आ रहा है F2 की जो वैल्यू आ रहा है, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है 5Gm/r²। यहाँ पे जब देखेंगे तो आपके पास F की जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है 10Gm/r²। मतलब जब मास बड़ा हो रहा है, देखिए गौर से, यहाँ पे मास m था तो वैल्यू आया Gm/r², यहाँ पे मास 5m है, यहाँ पे मास 5m है तो वैल्यू आ रहा है पहले से 5 गुना। यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, पहले के 4 से 10 टाइम्स आ रहा है, बिकॉज ये जो है आपके पास पहले वाली वैल्यू है। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये लाइन्स आपको बोल रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मास। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि यस, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास पे डिपेंडेंसी होता है, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगा। फिर कहता है वाई देन एन हैवी ऑब्जेक्ट्स डज नॉट फॉल फास्टर देन एन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है तो हैवी ऑब्जेक्ट्स धरती पे जब गिरता है तो लाइटर ऑब्जेक्ट से पहले क्यों नहीं गिरता। देखिए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट, इसलिए नहीं गिरता है कि इसमें जो a की वैल्यू है, इसमें जो a की वैल्यू है, इसमें जो a की वैल्यू है, सबके लिए कांस्टेंट लग रहा है। कांस्टेंट लगने का अर्थ हुआ कि इसमें आप एक्सेलरेशन निकालें। मान लीजिए यहाँ पे a1 है, यहाँ पे आप a2 है और यहाँ पे मान लीजिए कि a3 है। तो जब आप यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखाएगा, F/m लिखा जाएगा। F की वैल्यू क्या है, Gm/r²।
आर स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा, एम से एम मर जाएगा, क्या बचेगा जी एम बटा आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वैल्यू आया जी एम बटा आर स्क्वायर। इसके लिए निकाल कर देखते हैं इसके लिए क्या आएगा, तो सोचते हैं इसको हमने A2 से डिनोट करते हैं, ये आपके पास A2 है, तो A2 बराबर क्या होगा, इसमें जो फोर्स लगा वो फोर्स कितना लगा जी एम 5m बटा आर स्क्वायर, और मास इसमें कितना कंसीडर हो जाएगा, कितना कंसीडर हो जाएगा सोचिए जरा, इसमें 5m आएगा क्योंकि इसकी मास से यहाँ पे डिवाइड होगा, 5m आएगा, ये मर जाएगा, क्या बचा जी एम बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए A3 है, तो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा सोचिए जरा, 10m बटा आर स्क्वायर, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 10m है, तो यहाँ से 10m मर जाएगा, अगेन आएगा आपके पास gm बटा आर स्क्वायर। मतलब तीनों केस में जो g की जो वैल्यू आ रहा है वो gm बटा आर स्क्वायर आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि किसी बिल्डिंग पे जा करके एक चूहे की पूंछ पकड़ लो और एक हाथी की पूंछ पकड़ लो और उसे छोड़ दो तो दोनों जमीन पे एक साथ गिरेगा। क्यों कि दोनों पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। g की वैल्यू जो है मास ऑफ द एलिफेंट, मास ऑफ द रैट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। और धरती माता सबको एक समान प्यार करती है, जैसे हमारी माँ होती है हर एक बेटे को एक समान प्यार करती है, आ बेटा आ बेटा आ बेटा। इसी प्रकार से जितने भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गिरता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब पे कांस्टेंट फोर्स लगाती है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्वेश्चन जब आया तो ये क्वेश्चन अगेन अपने को यहाँ पे जब जोर देता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए एक पेपर है, बड़ा सा पेपर है, चौड़ा पेपर से, उसे किसी बिल्डिंग से ऐसे गिराते हैं और एक उसी पेपर को क्रम्बल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं और फिर गिराते हैं, तो आप देखते होंगे कि मोड़ा हुआ जो पेपर है वो जल्दी गिर जाता है ड्यू टू चौड़ा वाला पेपर। क्यों, कभी सोचा इसके बारे में? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम क्या कर रहा है, यहाँ पे ड्रैग्स काम कर रहा है। ड्रैग्स क्या होता है, एयर फ्रिक्शंस होता है, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड और गैस के द्वारा लगाए जाते हैं उसे हम लोग ड्रैग्स बोलते हैं। तो जब वो पेपर्स जब ऐसे फॉल करेगा चौड़ा सा, तो नीचे से हवा जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। जब फोर्स लगाएगा तो हवा पे जब फोर्स लगेगा नीचे, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाना चाहेगा और नीचे से फोर्स ऊपर की ओर जाना चाहेगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा देर हवा में रुक जाएगा और क्रम्बल्ड वाला होगा उस पर कम फोर्स लगेगा, वो जल्दी से नीचे गिर जाएगा। ये जो है एटमॉस्फेयर में किया गया प्रैक्टिकल्स है, और हाथी और चूहा की बात कर रहा हूं मैं, ये बिल्डिंग्स पे नहीं, आप वैक्यूम में जाकर के करें, वहां पे आसानी से गिर जाएगा। ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू एयर ड्रैग के कारण जो है पेपर का सीट है इस पे फोर्स लगते रहता है नीचे, कारण ये लेट गिरेगा और एक कम्बल्ट बॉल से पेपर को रोक दिया, ये जल्दी नीचे गिर जाएगा। आई होप्स कि आपको बातें ये समझ में आ रहा होगा। फिर वेरिएशंस इन जी ड्यू टू शेप, क्या होता है कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होता है वो भी चेंज होता है। मतलब पृथ्वी पे हर जगह स्मॉल जी की वैल्यू सेम नहीं होता है, वो भी डिपेंडेंसी होता है। तो वेरिएशंस जो है स्मॉल जी में वो डिपेंड करता है शेप पे। तो आपको बता दूं कि जो अर्थ का जो शेप्स है वो आपका इलिप्टिसाइड है, मतलब इलिप्टिकल शेप्स है, गोलाकार नहीं है, स्फेरिकल शेप नहीं है, इलिप्सॉइड्स है। इसको कहीं कहीं जियोवाइड भी बोलते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ से लिया गया है ना, और तो इसका शेप जो है वो स्फेरिकल्स है। अब जब स्फेरिकल्स ना होकर के इलिप्टिकल्स है, अब सोचिए जरा, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलिप्टिकल्स है तो ये वाला को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, और ये आपका होता है पोल। ये आपके पास सेंटर से, तो जब सेंटर से ये वाला डिस्टेंस होता है, ये पोल होता है। आपको मान लो कि धरती के अंदर हम सेंटर पे ले जाकर के छोड़ देते हैं, आप किधर से निकलना ज़्यादा पसंद करोगे, इधर से या इधर से? आपको पता लगेगा पोल से। क्यों? क्योंकि पोल का जो रेडियस है वो इक्वेटर के रेडियस से कम है, मतलब आरपी की जो वैल्यू है वो आरई से क्या है, कम है। तो जब आप इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए बैठेंगे, इसको बोलते हैं पोलर रेडियस और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल रेडियस। तो सोचिए जरा कि g की जो वैल्यू होता है वो gm बटा आर स्क्वायर होता है। यदि इस r की वैल्यू को जब चेंज कर देंगे तो g की भी वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गौर से
कि जब हम लोग पोल पे स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे, जीपी पे स्मॉल पोल पे, तो यहाँ पे आर किसका लगेगा? पोल वाला लगेगा। और यदि इक्वेटर पे निकालेंगे तो यहाँ पे आर कौन सा लगेगा? इक्वेटर वाला लगेगा। तो नीचे वाला इक्वेटर वाला जो डिस्टेंस है वो पोल से ज़्यादा बड़ा है। इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो पोल से ज़्यादा बड़ा है। और जब पोल से जब ज़्यादा बड़ा रहेगा इक्वेटर का, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम होगा और यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगा। इसलिए पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होता है। हाँ, ये सिंपल था, आप आसानी से समझेंगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, स्कूल वाले मैडम सर लेते हैं कि जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जी की जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जिसे हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो इट इज कांस्टेंट पूरे इनवर्स में कांस्टेंट है, कैपिटल जी की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मगर स्मॉल जी की वैल्यू मैंने अभी बताया था कि पोल पे ही ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। मतलब पृथ्वी पे ही स्मॉल जी की वैल्यू जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लैनेट बाई प्लैनेट स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर देखें यहाँ पे गौर से 6.67 × 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर आपके पास कैपिटल जी की वैल्यू है, और ये आपके पास अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वैल्यू ऑफ जी हम लोग अर्थ पे लेते हैं। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं ना तो इसी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है अमित बाइज फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल। अभी बताया था कि ये पोल है, ये पोल हो गया और ये आपका इक्वेटर्स है। यहाँ पे कुछ गोल्ड खरीदा, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हिज फ्रेंड्स ही हैंड, यहाँ पे गोल्ड खरीदा और इसका वेट किया होगा और फिर उसे इक्वेटर पे लेकर के आ गया। तो सोच के मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे इसका वेट है, यहाँ पे जो इसका वेट है, क्या उतना ही वेट यहाँ पे होगा क्या? सोच के बताइए, वेट क्या होता है? सोचिए जरा, वेट क्या होता है? mg। और जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगा तो यहाँ पे W1 भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। और जब इक्वेटर पे आएगा तो जी की वैल्यू क्या होगा? कम होगा, बिकॉज यहाँ पे रेडियस जो हो गया वो बड़ा हो गया। तो जी की वैल्यू जब बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो मान लीजिए ये इक्वेटर है और ये आपके पास WP है, वेट है। तो इक्वेटर पे जब आएगा तो मास इंटू जी होगा और जी की वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका मतलब वेट एट द इक्वेटर जो होगा वो लेस देन वेट एट द पोल होगा। मतलब पोल पे जितना वेट था उससे कम इक्वेटर्स पे होगा। क्यों होगा? आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये किसी बेवकूफ़ इंसान को समझाएंगे तो वो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे पूरा का पूरा कंसेप्ट नहीं पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये था आपके लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे फ्री फॉलिंग का केस, केपलर्स लॉ जो न्यूटन से पहले ही आए थे, प्लेनेटरी मोशंस का कंसेप्ट दिए थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए आपका बड़ा भाई चंदन, थैंक यू।